ब्राउज़र में आप कंटेंट को एचटीएमएल के माध्यम से तो दिखा रहे हैं। ब्राउज़र में कुछ भी चीज़ अगर दिखाते हैं तो एचटीएमएल का कोड लिखते हैं, और एचटीएमएल का कोड इज वन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि क्या चीज़ आप दिखाना चाहते हैं ब्राउज़र में, बट उसे आप कैसे दिखाएंगे, उसका विजुअल्स क्या होंगे, वो सब चीज़ें मैनेज होता है सीएसएस के माध्यम से। ओके, तो उसका लुक्स एंड फील, उसका सपोज दैट फॉन्ट है तो फॉन्ट का साइज क्या होगा, और उसमें कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं तो दोनों के बीच का गैप, स्पेसिंग, लेआउट, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय सीएसएस। तो सीएसएस इज़ रियली वेरी पावरफुल, बिकॉज आप चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से दिखाएंगे तो वो इंटरेक्टिव नहीं होगा, यूज़र को पसंद नहीं आएगा। तो आपको इंटरेक्टिव और यूज़र को भी पसंद आए ऐसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा, बिकॉज सीएसएस इज़ रिस्पॉन्सिबल हाउ पेज विल बी लुक्स लाइक। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएसएस समझना, तभी यूज़र जो है इंटरेक्ट कर पाएगा और इजीली अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि उसका नज़र वहीं जाएगा। सपोज रेड कलर का है, वार्निंग शो कराना है, ओके, या फिर कुछ रेड फ्लैग दिखाना है तो रेड कलर में दिखाएंगे तो इजीली यूज़र का ध्यान जाएगा। तो वो सब चीज़ें कैसे करेंगे, चीज़ों को दिखाना जैसे तैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे आप दिखा रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी लगता है। यहाँ पे जो डिज़ाइनर होता है, जो वेब पेज में लुक्स एंड फील को डिज़ाइन करता है वो कैसा दिखेगा, तो उनके पास ये एक क्रिएटिविटी दिखाने का मौका होता है कि वो जो है चीज़ों को कैसे दिखा रहा है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और सीएसएस दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल उसके थ्योरी पता होने से और सीएसएस काम कैसे होता है उसके प्रॉपर्टी पता हो जाने से आप जो है बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। मैं बोलूँगा फ्रंट एंड डेवलपर को भी सीएसएस आना चाहिए, थोड़ा कम भी आएगा, बेसिक नॉलेज भी चल जाता है, बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ लॉजिकल पार्ट। मीन्स वेब पेज को चीज़ों को तो दिखाना है, बट उसका लॉजिकली वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे दिखाया जाएगा। सपोज दैट अगर हम कोई एक पार्टिकुलर बटन है उस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही कुछ चीज़ें, हमें कुछ डेटा दिखाना है, बट उसे कैसे दिखाना है, वो बहुत ही डायनेमिक डेटा दिखाना है विथ बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। तो ये सब चीज़ें दोस्तों एक फ्रंट एंड डेवलपर करता है। अगर फ्रंट एंड डेवलपर को सीएसएस भी अच्छे से आएगा तो वो बहुत ही आई मीन इजीली स्टैंड आउट हो जाएगा, बिकॉज जनरली जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं उनका सीएसएस थोड़ा सा वीक होता है, बट उन्हें अगर बहुत अच्छा नॉलेज अगर होगा तो डेफिनेटली दोस्तों वो बेहतरीन होता है। तो सीएसएस एक फ्रंट एंड डेवलपर को आना चाहिए। तो एब्सोल्युटली यस, जितना अच्छा सीएसएस आएगा उतना ही बेहतरीन होगा उनके करियर के लिए। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, इन बोथ द कंडीशन सीएसएस इज मस्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना कोड लिखते हैं, अगेन इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ट्यूटोरियल या फिर थोड़े बहुत ट्राई कर लेने से, उनके फंक्शनैलिटी को समझ जाने से आप जो है सी एस एस आई मीन फ्रंट एंड आई मीन सी एस एस को अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको डेडिकेशन, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट, और जो भी आप सोच रहे हैं कि ये जो वेब पेज है उसका डिज़ाइन ऐसा दिखना चाहिए, तो उसको ऐसे जो है आप डिलीवर भी कर सकते हैं। तो डिलीवर करके भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, आई मीन डिलीवर करना पड़ेगा। तो कई सारे चीज़ें आपको ट्राई करने पड़ेंगे। ओके, कम्बिनेशंस होते हैं, कई सारे कम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा आपके अंदर। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप काम कीजिएगा, तो इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा कि यस, पिछले टाइम मैंने इतना पीएक्स पे यहाँ इस जगह पे टेक्स्ट दिखाया था तो ज़्यादा सही लग रहा था, उसका फॉन्ट फैमिली ये था तो ज़्यादा सही लग रहा था। तो ये सब धीरे धीरे डेवलप होता है। बट यस, सी एस एस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। बट इस वीडियो में और जो मैं ये सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें हमारा मेन एम ये है कि आप इनके फंक्शनैलिटी को समझिए और बेसिक चीज़ों को भी समझिए, ऐसा कि आप के मन में जो आइडियाज़ हैं उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मतलब अगेन बहुत सारे ट्राई एंड हिट मेथड आप यूज करेंगे, बहुत सारे चीज़ों का कम्बिनेशन यूज करेंगे, वो जो कि एक्सपीरियंस से आएगा जितना आप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सीएसएस के फीचर्स आपको पता होना चाहिए, उसका फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए कि वर्क कैसे करता है। एंड कुछ कुछ जो बेसिक डिज़ाइन होते हैं जो जनरली हर एक एप्लीकेशन में यूज होते हैं, वो भी पता होना चाहिए।
थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स के लिए प्रैक्टिस लगेगा, हो सकता है, बट जो बेसिक पैटर्न है जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में होते हैं वो सीख जाइए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और धीरे धीरे अगर आप डिज़ाइनर हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा CSS से रिलेटेड, तो आप धीरे धीरे सीख जाइएगा, या फिर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा उतना अच्छे से आप सीख पाइएगा। तो मैं क्विकली प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, और मैं एक index.html बनाया, बिकॉज HTML ही कोई ब्राउज़र समझता है। HTML के माध्यम से ही ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो वेब पेज है उसमें क्या कंटेंट दिखाना है। तो दोस्तों मैं एक HTML पेज पे आ गया हूँ, और एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैं एक P टैग, P इज़ जस्ट ए पैराग्राफ, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि दिस इज़ P कर देता हूँ, दिस इज़ P। ओके, एंड नाउ इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो दिस इज़ P यहाँ पे अपीयर हो रहा है, एब्सोल्युटली फाइन। बट हम लोग यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं ना, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं कि ये जो कलर है ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का ज़्यादा सही लगेगा। तो कलर के लिए हम लोग स्टाइल लिखते हैं, और जो स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं यही CSS है। तो यहाँ पे कलर लिखते हैं, कलर, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं P, सॉरी ब्लू, कलर ब्लू लिखते हैं। तो ब्लू लिख कर जैसे ही सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का हमारा टेक्स्ट हो गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, मीन्स जैसा चाहते हैं वैसा दिख रहा है। तो ये है दोस्तों CSS, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। क्यों? क्योंकि हम लोग P टैग के अंदर लिख रहे हैं, मतलब एक टैग है उसके अंदर लिख रहे हैं, इसीलिए इनलाइन, इनलाइन CSS बोलते हैं। CSS जो है ना 3 टाइप के होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब अब अगर हमको एक्सटर्नल CSS यूज करना है तो उसके लिए अलग वे होता है, बट अगर इंटरनल CSS यूज करना है तो उसको हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, स्टाइल, एंड देन इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो ये जो वेब पेज है जो index.html है वो पूरे वेब पेज के लिए अप्लीकेबल होगा। बट हम इनलाइन CSS लिखते हैं तो जिस टैग के लिए लिख रहे हैं, जिस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं वो उसी एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल होगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही जगह रिक्वायरमेंट है किसी एक पार्टिकुलर टैग के लिए, तो हम लोग इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है स्टाइल के अंदर CSS लिखते हैं। दोनों ही सही है। और जो तीसरा मेथड है वो दोस्तों एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लिंक। लिंक मीन्स हमारा जो CSS का पेज होगा वो डिफरेंट पेज होगा, आई मीन CSS के लिए डिफरेंट पेज होगा, और उसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिंक REL स्टाइल शीट लिखते हैं, और HREF में वहाँ पे पाथ देते हैं। ओके, पाथ के बाद दोस्तों डेट्स इट, बस इतना ही था, बस यहाँ पे पाथ देते हैं। और ये जो है ना इसको सेल्फ क्लोजिंग भी होता है ये, तो इसे हम क्लोज कर दिए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग पहले समझेंगे, बट नोटिस कि आप यहाँ पे किए होंगे कि ये जो बॉडी के अंदर जो P है इसका जो स्टाइल है, अगर इसी चीज़ को हमको इंटरनल CSS के अंदर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और क्योंकि P टैग के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं P, एंड उसके बाद ये उसका एक सिंटैक्स है, एंड देन हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये वाला जो CSS है वो उसको रिमूव कर देंगे। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, और कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, और नीचे से मैं ये स्टाइल है वो रिमूव कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द इफेक्ट। नाउ ब्राउज़र में जब हम रीलोड करेंगे तो रीलोड करते ही आपको दिख रहा होगा कि ये दिस इज़ P, ये ब्लू कलर का अभी भी दिखाई दे रहा है। ओके,
क्योंकि ये सी इंटरनल सी एस एस की वजह से आ रहा है। अगर हम इसको भी कमेंट आउट कर देंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि अब ये ब्लैक कलर में आ रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर है टेक्स्ट का। तो ये क्यों काम किया? क्योंकि हम लोग इनलाइन आई मीन इंटरनल सी एस एस यूज किए। तो ये सी एस एस था जो एक पार्टिकुलर टैग के लिए हम लोग यूज किए थे, वो था इनलाइन सी एस एस। और हम लोग इस वेब पेज में सपोज एट मल्टीपल पी हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही सकता है। तो सपोज एट एक और पी ले लेते हैं और दिस इज़ द P2 कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे P2 करते हैं। तो दोस्तों ये जो कलर है ना ब्लू, ये दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो दोनों ही ब्लू कलर में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि पी टैग के लिए हम पूरे टैग के लिए ही उसका कलर के लिए सी एस एस का कोड लिख दिए, जो कि है कलर ब्लू। अदरवाइज एक पार्टिकुलर टैग के लिए करते तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता, इस कंडीशन में वही टैग के लिए अप्लीकेबल होता, सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। तो थोड़ा सा रीयूजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी कोड को, ये जो कलर ब्लू है, उसको कई बार कई जगह कई टैग के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग एक काम और करेंगे यहाँ पे, हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर इनलाइन सी एस एस भी लिखें और इंटरनल सी एस एस भी लिखें तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इस बार जो इनलाइन सी एस एस है इसको ब्लू के जगह पे रेड कर देते हैं, और जो इंटरनल सी एस एस है वो ब्लू है। और नाउ लेट्स सी द इफेक्ट। तो दोस्तों ये जो है रेड वाला अप्लाई हुआ, ब्लू वाला अप्लाई नहीं हुआ। मतलब इनलाइन जो सी एस एस होता है उसका ज़्यादा वेटेज है। ओके, इसका ज़्यादा वेटेज है। कोई इनलाइन सी एस एस लिख देने पे वो सबसे पहले वो काम करेगा, और बाकी आने वाले जो सी एस एस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल उसको इग्नोर कर देगा। तो इनलाइन सी एस एस तो बहुत ही दोस्तों क्विक हो गया, ठीक है, क्विक एंड इजी इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर रहे थे कि इसको यहाँ पे जो है हम ओवरराइड भी कर रहे थे। अगर इंटरनल सी एस एस कुछ लिखा हुआ है या फिर एक्सटर्नल सी एस एस लिखा हुआ है तो उसको ओवरराइड कर पा रहे हैं इजीली। बट ये रिकमेंड नहीं किया जाता बहुत बड़े और लार्ज एप्लीकेशन के लिए। इट्स नॉट अ रिकमेंडेड वे। इनलाइन सी एस एस अगर हम लिखेंगे तो इसका वेटेज तो ज़्यादा होगा, कभी कभी किसी केस में यूज हो सकता है। बट क्योंकि इसी टैग के लिए अप्लाई होगा तो कितना, हर एक टैग के लिए कितना सी एस एस लिखेंगे। और कभी फ्यूचर में चेंज करना हुआ तो बहुत सारे पी के लिए, अगर पी टैग के लिए अगर सी एस एस लिखते हैं तो हर एक पी टैग में जाकर चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि आप इंटरनल सी एस एस यूज कर लें। इंटरनल सी एस एस यूज कर लेंगे तो इस पेज के अंदर जो जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सबको हैंडल कर सकते हैं। बट सपोज एट बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जैसे आई मीन 50 to 60 पेज हैं, तो ऐसा आपको सी एस एस चाहिए जो एक्सटर्नल हो, ताकि जो है उसका इफेक्ट हर एक में देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप 50 पेजेस में जाकर चेंजेस कर रहे हैं। तो उस पर्पस के लिए जो है एक्सटर्नल सी एस एस यूज करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है आपका काम। एक्सटर्नल सी एस एस यूज कर रहे हैं और एक जगह पे बस चेंज करेंगे और वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। एक जगह पे चेंज करने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कहाँ आई मीन किसके लिए सी एस एस लिख रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे सेलेक्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे आईडी हो गया, टैग नेम हो गया, क्लास हो गया, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम आगे धीरे धीरे बताएंगे। तो मैं टैग के लिए लिख रहा था तो केवल पी, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पी एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और उसके अंदर मैं सी एस एस का कोड लिखा हूँ। तो अपने यूज केस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सी एस एस यूज करते हैं। मेन हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है किसी बड़े एप्लीकेशन के लिए कि उसको कितना ईजिली हम मेंटेन कर सकते हैं, तो मेंटेनेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, रीयूजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए इस पर्पज़ से हम लोग इन 3 टाइप के सी एस एस यूज करते हैं। बट एक्सटर्नल जो सी एस एस होता है ना उसका एक कॉन्स है। कॉन्स क्या है कि हमें उसके लिए एक अलग से एच टी टी पी रिक्वेस्ट लोड करना पड़ेगा। मतलब आप समझिए बात को,
HTML जब आप लोड कर रहे हैं, आई मीन जब किसी सर्वर को हिट करते हैं, जब आप डोमेन नेम डालते हैं तो सबसे पहले सर्वर के पास जाएगा। डोमेन नेम जो है एक आईपी एड्रेस से लिंक होता है, तो आईपी एड्रेस के पास जाएगा एंड देन आईपी एड्रेस कनेक्ट होगा सर्वर के पास, और सर्वर जो भी रिक्वेस्ट किया गया है वो वेब पेज रिटर्न करेगा। तो जो वेब पेज आएगा तो वो डाउनलोड होगा ब्राउज़र में। तो जो डाउनलोड होगा तो उसमें जो एक्सटर्नल सीएसएस होता है ना, वो अलग से डाउनलोड होता है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग सेपरेट फाइल है, इसीलिए अलग से डाउनलोड होता है। एंड देन लेटर ऑन हम लोग लिंक टैग यूज करके हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं उसे। तो दोस्तों सीएसएस में ना एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि वो जो है, वो जो प्रेसिडेंस है, मीन्स वो जो है प्रेसिडेंस का ऑर्डर डिफाइन करता है। कि सपोज दैट पी टैग है और पी टैग के लिए इंटरनल भी सीएसएस लिखा हुआ है, एक्सटर्नल भी सीएसएस लिखा हुआ है और इनलाइन भी लिखा हुआ है। अब मैं ना इसको पहले एक्सटर्नल सीएसएस लिख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम एक और पी टैग लेते हैं एंड इस पी टैग में हम लोग यहाँ पे P3 कर देते हैं। ना इस P को नहीं, यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं बट अभी के लिए P करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनलाइन CSS लिखा हुआ है, इंटरनल CSS लिखा हुआ है। अब हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं, तो उसके लिए एक अलग फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जस्ट फॉर द टेस्टिंग, और तो मैं 1 लिखता हूँ पहले, 1.css। जस्ट आपको एक्सटेंशन देना है CSS, दैट्स इट। और ये जो कोड है ना, ये पी टैग के लिए जो लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे मूव कर दे रहे हैं। और मूव करने के साथ साथ जो ये ब्लू कलर है यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। ये ग्रीन में कर दिया। अभी क्या होगा कि जब हम वेब पेज लोड करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये वो ग्रीन जो है ना रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। बट अगेन एक चीज़ और मैं करना भूल गया था, उसका लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा। तो 1.css यहाँ पे पाथ दे दिया। और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट या पेज सोर्स लिखेंगे, पेज सोर्स देखेंगे। तो पेज सोर्स में दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि 1.css मौजूद है। जब उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक CSS का पाथ पे ये ओपन हो गया और वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि सही से अप्लाई हो चुका है। बट फिर भी उसका जो कलर है ग्रीन ग्रीन कलर का, तो पी टैग दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो तीनों तो पी टैग हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों जो इनलाइन CSS है ना, उसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होता है, बहुत ही हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी होता है। दैट्स वाई एक टर्म है दोस्तों स्पेसिफिसिटी, और जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब प्रेसिडेंस के ऑर्डर को दिखाता है, तो इसका ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे। दैट्स वाई ये रेड दिखा रहा है एंड ब्लू नहीं दिखा रहा। ओके, तो यहाँ पर भी पी टैग है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह है। तो अगर हम स्टाइल डिफाइन नहीं करेंगे तब इंटरनल वाला दिखाएगा। ओके, एक्सटर्नल वाला नहीं दिखाएगा। एक्सटर्नल वाला दिखाने के लिए हम एक क्लास ले लेते हैं। सपोज दैट एक क्लास लिए एंड क्लास यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो गया P3। जस्ट P3 में ऐसे नाम दे दिया। और ये जो P3 है ना, मैं 2-3 कर देता हूँ, मतलब एक और P3 कर देता हूँ। ये देखिए एक और P3 है। नाउ हम यहाँ पे जो P टैग यूज कर रहे थे, अब हम लोग ये बोल देंगे कि P के अंदर एक क्लास है और क्लास का नाम है P3। तो क्लास को ना हम लोग डॉट के जरिए दिखाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द इफेक्ट। देखिए अब ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल CSS अप्लाई हो गया, ये वाला अप्लाई हो गया इस जगह पे, और ये दोनों की जगह पर अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोला कि ऐसा मैं ये जो CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, ये जो जिसका कलर ग्रीन होगा, वो सबसे पहले जाएगा उसका वो अप्लाई तभी होगा जब टैग होगा P और उसका क्लास होगा P3। तो यहाँ पे टैग था P एंड उसका क्लास था P3, दोनों मैच हो गया। मैच हो गया तो अप्लाई हो गया, और क्योंकि ये दोनों के लिए मैच हो गया तो दोनों के लिए अप्लाई हो गया। ओके,
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी होता है वो होता है इंटरनल के लिए, एंड देन फिर होता है इंटरनल के लिए, उसके बाद होता है एक्सटर्नल के लिए। बट अगर हम चाहते हैं कि ये जो पी टैग है ना, इसका स्पेसिफिसिटी तो थोड़ा सा कम है, मतलब इनलाइन से तो थोड़ा सा कम है, बट अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट लिखते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, लेट्स सी। ये रेड था, तो क्या होता है इस कंडीशन में, रेड का रेड ही होता है? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किए कि कभी कभी क्या होता है कि इनलाइन सीएसएस तो लिखा हुआ है, बट हम उसे ओवरराइड करना चाहते हैं। और ओवरराइड करने के लिए हम हर जगह जाकर चेंज नहीं करेंगे, हर टैग में जाकर हम उसके लिए ग्लोबल सीएसएस बनाएंगे। आइदर इंटरनल सीएसएस जो कि पूरे पेज में काम कर जाए, या फिर एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये दोस्तों इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस मतलब इस पेज के अंदर ही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे दिया, तो ये जो है अप्लाई हो गया। एक काम मैं और करता हूँ, मैं यहाँ पे ना रिमूव कर देता हूँ और ये ग्लोबल में दे देता हूँ। ग्लोबल जो होता है सीएसएस, ग्लोबल सीएसएस मीन्स क्या, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो कि जिस जिस पेज में इन इंपोर्ट करेंगे, जिस जिस पेज में उसका लिंक देंगे, वो सारे पेज के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। बट इसका ना स्पेसिफिसिटी कम होता है। तो दैट्स वाई अगर हमको इसको बढ़ाना है स्पेसिफिसिटी, तो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे दिया। नाउ मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो रीलोड हम करेंगे तो यहाँ अभी भी ये P जो है ना, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है एंड लाइक दैट। बट हम उसे ग्रीन कलर का दिखाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन। बट ये काम क्यों नहीं किया? काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे ये टैग के लिए नहीं लिखे हुए हैं, P टैग के लिए। मैं इसे ना P टैग के लिए लिख देता हूँ। और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब काम कर गया। ये काम क्यों नहीं किया था? बिकॉज इसमें हम लोग ये सी एस एस ऐड कर, ये क्लास ऐड कर दिए थे। हम ये बोल रहे थे कि वैसा ये उसी के लिए अप्लाई होगा जिसका टैग P है और उसका क्लास P3 है, सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई इट वाज नॉट वर्किंग, बट नाउ इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो देख सकते हैं सभी के लिए अप्लाई हो गया। तो इस टाइप से आप बढ़ा सकते हैं। बट हम आगे बताएंगे दोस्तों कि स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोड कर रहे हैं, आप देखेंगे कि यार कोड करे जा रहे हैं बट वो अप्लाई ही नहीं हो रहा है। आप सी एस एस लिख रहे हैं बट वो अप्लाई नहीं हो रहा है। आप इम्पॉर्टेंट भी दे दिए, ओके, कई केसेस में काम अप्लाई ही नहीं हो पाता है। बट क्यों नहीं हो पा रहा है? तो जो न्यू नए नए जो सीखे होते हैं उनको ये आइडिया ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है काम करता है। क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो कई बार इनलाइन सीएसएस पहले से प्रेजेंट होते हैं या फिर इंटरनल सीएसएस पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो जो डेवलपर हैं, आई मीन जो डिज़ाइनर हैं, जो इनिशियली जब उन्हें काम मिलता है तो एक्सटर्नल सीएसएस में उनको कोड चेंजेस करने को मिलता है। तो क्योंकि इसका स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है और प्रेसिडेंट के लिस्ट में थोड़ा सा कम आई मीन लोअर स्कोर प्राप्त करता है, तो ये अप्लाई जल्दी नहीं हो पाता। उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ इस प्रकार से जो है प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर ये काम करता है। कई कंडीशन में सपोज एट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये इम्पोर्टेंट दोनों जगह दिया है। सपोज एट यहाँ पे तो है, एक्सटर्नल सीएसएस में तो है, बट इंटरनल सीएसएस में भी यहाँ पर भी दे देते हैं इम्पोर्टेंट। अब बताओ अब क्या होगा, कौन सा अप्लाई होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू वाला अप्लाई हो रहा है। ब्लू कौन सा है? तो ये है, ये वाला अप्लाई हुआ और ग्लोबल वाला अप्लाई नहीं हुआ। ओके, इनलाइन वाला भी अप्लाई नहीं हुआ। तो इम्पॉर्टेंट अगर तीनों में दे देंगे तो क्या होगा? लेट्स चेक इट आउट। तीनों में दे दिए एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो रेड वाला अप्लाई हो गया। तो अब इम्पॉर्टेंट तो पहले से सभी में दिया गया है, तो अब हम अप्लाई कराना चाहते हैं एक्सटर्नल वाला, तो फिर क्या करेंगे? ओके, अब ये तो ऐसे तो कर नहीं सकते। ऐसे होता है क्या? नहीं होता।
तो फिर इस कंडीशन में इसको अप्लाई कैसे कराएंगे? तो ये सारे चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है जो कि आपको समझना पड़ेगा। उसके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका स्पेसिफिसिटी क्या होगा, जिसका जितना स्पेसिफिसिटी होगा उसका ज़्यादा वेटेज मिलेगा और वो पहले अप्लाई होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इंटरनल एक्सटर्नल और इंट्रोडक्शन अबाउट द सी एस एस। ओके, and in the next video I will discuss about more exciting part of the CSS. So thank you.